हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है यानी संपादकीय विश्लेषण, वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और ये आपके प्रीलिम्स में सामान्य विज्ञान, मेंस में GS पेपर 3 जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उससे रिलेटेड है। दोस्तों, यदि आप डेली द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो हमारा आज का संपादकीय विश्लेषण है उसका शीर्षक है ई शिक्षा प्लेटफॉर्म उनके जनरेटिव AI। तो जितने भी ई शिक्षा ई एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें AI का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। तो संपादकीय संदर्भ जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, दुनिया भर में जो है 130 मिलियन शिक्षार्थी हैं यानी स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल जाने से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं और ये सभी किसी न किसी रूप में ई शिक्षा प्लेटफॉर्म का यूज़ करते ही हैं। तो ये जो ई शिक्षा प्लेटफॉर्म है इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूज़ हो रही है उससे रिलेटेड आज का एडिटोरियल है। तो संपादकीय प्रसंग जान लेते हैं जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है ये कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जो कि इसमें ह्यूमंस जैसी जो इंटेलिजेंस है वो डाली जाती है ताकि जो ह्यूमंस के काम हैं वो हम करवा सकें उससे। तो ये उन कार्यों को पूरा करने वाली ऐसी मशीन होती हैं जिनमें मानवीय बुद्धि पाई जाती है। तो इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो है मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क, सेल्फ एल्गोरिदम। इसमें ये सारी टेक्निक्स जो हैं यूज़ की जाती हैं। एक आया फेसबुक का भी फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो कि हमारे द्वारा पोस्ट की गई जो तस्वीरें हैं उनमें चेहरों की पहचान करता है, वॉइस रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि एलेक्सा है वो वॉइस रिकॉग्नाइज करती है और फिर जो हम उसे कमांड देते हैं वो पूरा करती है। तो ये सभी जो हैं AI के उदाहरण हैं जो कि हमारी दैनिक दिनचर्या में यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो AI है ये एक अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति है जो कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन सभी मीडिया के जो रूप हैं उनमें प्रयोग की जाती है। सो ये जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं ये वैसे तो लगभग 2008 के आसपास आ गए थे। ये 2011 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू की गई थी जिसमें कि 3 मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज़ थे। इसके बाद जो MIT यूनिवर्सिटी है और हार्वर्ड है इसने भी 2012 में एक नॉन प्रॉफिट मूक्स कंपनी के रूप में EDX बनाया था। क्लास सेंट्रल के मुताबिक 2021 में दुनिया में जो MOOCs यानी मूक्स हैं उन्हें सीखने वालों की जो संख्या है वो 22 करोड़ है और हमारे भारत में भी मूक्स जो हैं वो स्वयं के नाम से हैं SWAYAM। तो ये गवर्नमेंट का, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो मूक्स यानी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए गए हैं वो स्वयं पोर्टल पर हैं और इनमें जो शिक्षार्थी हैं वो 22 मिलियन रजिस्टर्ड हैं। तो जानते हैं भारत में मूक्स के बारे में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर द्वारा ये जो मूक्स हैं वो शुरू किए गए थे और ये जो दोनों संस्थान हैं ये EDX प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी सारे मूक्स पाठ्यक्रम जो है प्रदान करते हैं। इसके बाद भारत सरकार जो है उसके शिक्षा मंत्रालय ने 2017 में अपना स्वयं लॉन्च किया यानी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये जो स्वयं की फुल फॉर्म है ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, प्रीलिम्स में आपके कभी भी पूछी जा सकती है। तो स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ये दुनिया के सबसे बड़े मूक्स जो हैं उनमें से एक है। और तो ये जो AI है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे जो है मूक्स में क्यों लाया जाना चाहिए इसकी आवश्यकता के संबंध में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो मूक प्लेटफॉर्म है इस पर इंडिया में 22 मिलियन यूज़र्स हैं। तो इतने ज़्यादा जब यूज़र्स हैं तो उसकी वजह से जो इस एडिटोरियल के राइटर हैं वो ये कहते हैं कि इस बड़े डाटा को संभालने के लिए और इतना ज़्यादा जो लॉगिन्स इसमें होते हैं यानी कि जो भी इस ओपन ऑनलाइन कोर्स में सीखता है उसमें जब वो अपना साइन अप करके लॉगिन करता है तो उसके लिए उन सबको संचालित करने के लिए
वो आराम से सुगमतापूर्वक हो पाए, कहीं भी वो अटके नहीं, उसके लिए जो है AI का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इससे क्या है, जो शिक्षार्थी हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। तो ये जो मूक्स होते हैं इनका जो मैनेजमेंट है उसके लिए AI का यूज़ किया जाना चाहिए। और जो इसमें अत्यधिक विपणन की लागत आती है, यानी कि जो इसमें कॉस्ट आती है इसके मैनेजमेंट में, उसका जो है खर्च हमारा AI बचा सकता है। तो ये जो मूक्स हैं इन पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि ChatGPT है, इसी टाइप के जो बोट्स हैं, जैसे और भी जो आपने काफ़ी सारे वेबसाइट्स देखे होंगे, वहाँ पर एक चैटबॉट रहता है जिसकी मदद से हम अपनी कोई भी क्वेरी उससे जान सकते हैं। तो ये जो चैटबॉट होते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं, उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया जाता है। और वो जो चैटबॉट होते हैं वहाँ पे हर समय कोई एक व्यक्ति बैठा हो ऐसा नहीं होता है। तो इस टाइप के जो चैटबॉट हैं वो हमारे मूक्स में यूज़ किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से छात्रों की जो भी क्वेरी होगी वो जल्दी से सॉल्व की जा सकती है। तो जैसे EDX कंपनी है उसका EDX एक्सपर्ट है, कोर्सेरा जो कंपनी है उसका AI कोर्सेरा कोच है, जो कि सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ है, सभी कार्यों पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जो भी विशाल सामग्री यानी कंटेंट जो भी पढ़ाई से रिलेटेड उपलब्ध है उसका सारांश भी बता सकता है, परीक्षार्थियों के अंक दे सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। तो AI के साथ कुछ मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि बेरोजगारी का खतरा, बढ़ती असमानता का खतरा, प्रौद्योगिकी पर निर्भरता, भेदभावपूर्ण रोबोट, डाटा गोपनीयता की समस्या। तो ये जो बेरोजगारी का खतरा है ये हमें काफ़ी ज़्यादा AI की वजह से भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा और उसकी लागत कम होगी तो कोई भी जो है ह्यूमन वर्कर्स को नहीं रखेगा, क्योंकि AI जो है वो बहुत जल्दी काम कर देगा और बहुत इफ़ेक्टिवली कर देगा। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आउट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है ये ह्यूमन्स में और रोबोट्स जो हैं उनमें और ज़्यादा असमानता बढ़ेगी, क्योंकि जो ह्यूमन्स हैं हो सकता है उनकी लिमिटेड नॉलेज हो, लेकिन AI की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो इस वजह से असमानता हो सकती है और इसकी वजह से हम जो है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो सकते हैं। यानी हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर हम जब डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम जो है खुद से उतने ज़्यादा प्रयास और परिश्रम करना छोड़ देंगे। क्योंकि जैसे आपको पता होगा पहले जब टेलीफोन थे जिनमें बटन वाले थे, इस टाइप के स्मार्टफोन नहीं थे, तो हमें खुद ही नंबर याद रख कर मिलाना पड़ता था। लेकिन आज क्या है, हम टेक्नोलॉजी पर, स्मार्टफोन्स पर इतना ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं कि हमें जो ज़रूरी के नंबर हैं वो तक याद नहीं है। तो इस वजह से प्रौद्योगिकी पर बहुत ज़्यादा जो निर्भरता है वो भी ठीक नहीं है और इनके साथ जो है डाटा गोपनीयता की समस्या भी आ सकती है, क्योंकि कोई भी जो है इसका यूज़ करके गलत मिसयूज़ कर सकता है। तो स्वयं प्रभा जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, इसके बारे में जान लेते हैं। ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसमें कि शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। सबसे पहला है पहुँच, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है गुणवत्ता। तो सभी के लिए शिक्षा तक पहुँच हो, समानता, इक्विटी यानी समानता, समान पहुँच हो और सभी को जो है पढ़ने का मौका मिले, और गुणवत्ता। तो ये 3 इसके सिद्धांत हैं जिन पर स्वयं का निर्माण किया गया है। तो इसका उद्देश्य जो है वो सभी वंचित वर्ग जो हैं उन तक सर्वोत्तम शिक्षा दी जाए, ये इसका उद्देश्य है। तो ये जो है स्वयं ये उन छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटने का काम करता है जो कि डिजिटली उतना सक्षम नहीं है। डिजिटल डिवाइड का अर्थ होता है कि जो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है या फिर वो ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऑनलाइन सभी के पास एक्सेस हो पढ़ाई का, इसलिए इससे पाटने के लिए इस डिजिटल क्रांति को शुरू किया गया। और जो लोग इस ज्ञान की धारा में शामिल नहीं हो पाए उन्हें इस मुख्य धारा में लाया जाए, इस उद्देश्य से ये चालू किया गया। तो इस पर जो पाठ्यक्रम होस्ट किए जाते हैं वो 4 तरीक़ों से किए जाते हैं। एक तो वीडियो लेक्चर दिया जाता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ लें कि क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और उसकी जो डिटेल है वो समझ लें अच्छे से। दूसरा, उन्हें पाठ्य सामग्री दी जाती है जो कि डाउनलोड की जा सकती है या फिर उसे प्रिंट करवाया जा सकता है।
तीसरा है उनके टेस्ट लिए जाते हैं, क्विजेस करवाई जा सकती हैं, तो जिनकी वजह से उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। और चौथी चीज़ होती है समाशोधन के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच, यानी कि उनकी कोई क्वेरी है, कुछ भी जो भी उन्होंने पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो उसके लिए वो उस ऑनलाइन चर्चा मंच पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो ये जो स्वयं है ये ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया पर काम करता है। इसमें सीखने के लिए जो है काफ़ी सारा ज्ञान उपलब्ध कराया गया है। तो आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। जो स्वयं है, स्वयं के जो उपयोगकर्ता हैं वो इंटरनेट के बढ़ने से और भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगिता इसके बढ़ जाएंगे, और एक डेटा के मुताबिक ये माना जा रहा है कि इसके 900 मिलियन जो है यूज़र्स हो जाएंगे। तो इतने विस्तार की वजह से ये जो स्वयं है इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो USA में, यूरोप में क्या है कि ये जो मूक्स हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ के या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा चलाए जाते हैं, जबकि इसके विपरीत हमारे भारत में स्वयं जो है, जो मूक्स है वो सार्वजनिक रूप से उसका सारा खर्चा स्वयं उठाता है और जनता जो है उसको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये समावेशी यानी सभी को साथ लेकर चलने वाला और क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग के सिद्धांतों द्वारा संचालित है। तो स्वयं में जो है वो काफ़ी सारे कोर्सेज रहते हैं जो कि कोई भी उन्हें सीख सकता है। तो इसके जो है इसका अच्छे से इस्तेमाल हो सके, और जब बहुत ज़्यादा यूज़र्स इसके बढ़ जाएंगे तो उन्हें संभालने के लिए जो है AI का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये आज का पूरा एडिटोरियल था। जान लेते हैं अभ्यास के लिए एक प्रश्न। साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा में चुनौतियों का ध्यान में रखते हुए जांच करें कि भारत ने व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को किस हद तक सफलतापूर्वक विकसित किया है। 2022 का ये क्वेश्चन है, 200 शब्दों में लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।